अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज मुझे तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं। आज दिन भर जो कुछ हुआ, जो डेवलपमेंट्स हुई, उसके बारे में आप बड़ी अच्छी तरह बाखबर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐवान से एतमाद का वोट हासिल किया और एक मरतबा फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि अरकान पार्लियामेंट को उन पर मुकम्मल एतमाद है। लेकिन एक बात जिसे आज हमने ज़ेर बहस लाना है, आइनी हदूद, इखलाकी अक़दार, सियासी बसीरत, इसका अमली मुजाहरा कब होगा? क्या अमली तौर पर हम इस पर अमल पैरा हैं? यानी जो सियासी अक़दार की हम बात करते हैं और जो पॉलिटिकल विजन की जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज बात की, बड़ी अहम स्पीच उन्होंने की, उसके अंदर उन्होंने आईनी हदूद की भी बात की, इलेक्शन कमीशन के किरदार की भी बात की और ओवरऑल मोरालिटी पर उन्होंने फोकस रखा। ये मोरालिटी क्या है, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल मोरालिटी जिसकी ग्राउंड की हम बात करते हैं, मॉरल ग्राउंड पर आज हम कहाँ पे खड़े हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो पाकिस्तान, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, क्या हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुज़्ज़मान की जो फरमुदात हैं और इरशादात हैं, क्या उस पर हम मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हैं और हम किस जानिब जा रहे हैं? इस पर भी आज हम तफसीलन बात करेंगे। ओवरऑल इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उस पर भी बात करेंगे और रिसेंट जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उसे भी ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा। आज जो मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असम्बली और इस वक्त वफाकी वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। आज मैंने कहा कि मुझे तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर जो कुछ होता रहा आपने भी सब कुछ देखा। सबसे पहले ये बताइएगा कि सेनेट के इलेक्शन हुए, सेनेट के इलेक्शन के बाद तहफ़्फ़ुज़ात दोनों जानिब से थे, लेकिन गो के हो गए, सेनेट इलेक्शन हुए। उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट भी ले लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की। इलेक्शन कमीशन के किरदार की बात करें और बिलखुसूस कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इलेक्शन कमीशन का, उस दिन पूरे दिन भर क्या होता रहा वो भी आपके सामने है, क्या कहेंगी आप? जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद भी देना चाहूँगी और जिन्होंने 178 वोट लिए और जो पहले से ज़्यादा थे, और इसमें हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, लेकिन बहरहाल एक वो प्रोसीजर था और वो अपनी पार्टी और उस लिहाज से और आवाम को उन्होंने समझा कि मॉरली कि वो दिखाएं कि अभी तक वो मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस होल्ड करते हैं, लोगों को उन पे, उनके मेंबर्स को, उनके पार्टी मेंबर्स को, जो एलाइड पार्टनर्स थे, कि उनको उन पे एतमाद है। सो आज ये हुआ। आपने बात की इलेक्शन कमीशन की और यकीनन एक प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, लेकिन मैंने भी अपनी तकरीर में बात की और वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में बात की जाए क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक तरीक़ेकार बताया गया है, हर इदारे के ज़िम्मे जो भी ड्यूटीज़ हैं जो बताई गई हैं। मैंने उसके हवाले से जो हमारा आर्टिकल 218 की क्लॉज 3 कहती है और वो ये पाबंद करती है और जिसके लिए वो कहती है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कि उनके ऊपर ये पाबंदी है कि वो फेयर, जस्ट और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं। न सिर्फ ये बल्कि उनको ये लाजिम है कि वो इकदाम, वो मैकेनिज्म बनाएं कि जिससे वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोक सकें, जो कि एक दीमक की तरह हमारे पूरे स्ट्रक्चर को खा रही है। और यकीनन जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और इतने बड़े उसकी इलेक्शन होने जा रही है, उसके लिए उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ख़ास तौर पे जब इस किस्म की कैसेट्स रिलीज़ हुई, वीडियोस सामने आई, कुछ पास्ट की थी, कुछ प्रेजेंट की, कि किस तरह ख़रीद और फ़रोख्त मेंबरान की हो रही है, उससे बड़ी बदनामी सियासतदानों की तो यकीनन है ही, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम आवाम को बहुत नेगेटिव मैसेज दे रहे होते हैं। तो वो रोकने के लिए, क्योंकि जब चीज़ें सामने आ गई तो उनको कुछ चीज़ मुख्तलिफ करनी चाहिए थी और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको लाजिम कहा था कि आप ये इंश्योर करें
کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو, آپ یہ انشور کریں کہ اس میں یہ کرپٹ پریکٹسز کوئی رکاوٹ, اور انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت انہی کی ذمہ داری, پر بہرحال ایسے اقدام نظر نہیں آئے, میں کوئی میکنزم نظر نہیں آیا, بلکہ جس طرح کی الیکشن ہوئی ایک دفعہ پھر ہم نے اس قوم کو جس ایگنی میں ڈال دیا, کیونکہ جو سلسلہ چلا رہا تھا. اور میں خاص طور پہ یہاں پہ سندھ اسمبلی کی ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جس میں 7 جو پراکسی ووٹ ڈالے گئے ہیں وہ میرے خیال میں نہایت تشویشناک بات ہیں, اور جب ہمارے ممبران نے اس پہ آبجیکشن ریز کی تو اس کو آر او جو وہاں کے تھے, سندھ کے جو پروونشل الیکشن کمیشن ہے جو اس وقت کے آر او تھے, انہوں نے اوور رول کر دیا. جبکہ میں یہاں پہ یہ ایکٹ بھی لائی ہوں, اپنے ساتھ لائی ہوں کہ کیا کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کی, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ لا کے تحت اس کو کریں, اور آپ کا لا کیا کہتا ہے, آپ کا الیکشن ایکٹ 2017 جس کی سیکشن 122 کی کا سب سیکشن 2 ہے جو کہتا ہے کہ no vote shall be given by proxy. یہ ہمارا کلیئر کٹ لا کہتا ہے, اور پھر وہ سیکریسی کی بات کرتا ہے. تو جو 7 ووٹ وہ نہ ایکٹ کے بھی خلاف تھے, وہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف تھے, نہ وہاں پہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی, اور وہ 7 ممبر جو کوئی ویل چیئر پہ آئے اور وہ کسی طرح آئے کہ ان کے اگر ویل چیئر پہ تھے اور اگر ان کو کوئی ٹانگوں میں یا بیک کا ایشو تھا تو ان کی آنکھیں اور ان کے ہاتھ, اور لیکن انہوں نے دوسرے ایم پی ایز نے ان کی جگہ ووٹ ڈالا. یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان آج الیکشن کمیشن کی کارکردگی پہ آتا ہے, اور یہ سوال صرف میں نہیں یہ پوری قوم کر رہی ہے, کیونکہ اس طرح کس طرح آپ فیئر الیکشنز کرا سکتے ہیں, کس طرح آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرا سکتے ہیں. ایک ذمہ داری تھی جو آپ کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی ڈالی تھی, لیکن جو کانسٹیٹیوشن اور ایکٹ کے تحت ہے اس کی کمپلیٹ وائیولیشن ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ نے تمام سیاسی داؤ پیچ دیکھے ہیں, حالات کا آپ نے سامنا کیا ہے, لیکن ابھی کمپیریٹیولی اگر ہم سینٹ کے حالی پچھلے الیکشنز کی بات کریں جس میں چیئرمین کا چناؤ ہوا, وہاں پہ اپوزیشن کے کچھ اسی طرح کے اعتراضات تھے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے. اب کوڈ آف کنڈکٹ کی باریکی میں باریک بینی میں ہم جائیں گے تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے. اس دن بھی تقاریر ہوئی, اس دن بھی پولیٹیکل آبجیکٹیو سامنے رکھے گئے, یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہی ہے. لیکن کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں یہ جو ریسنٹ الیکشن ہوئے اور جو چیئرمین کا انتخاب ہوا لاسٹ, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جو لاسٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا وہ بھی ایک یقیناً تکلیف دہ بات تھی, اور وہ اس لیے نہیں, مطلب ہمیں خوشی ہے کہ بلوچستان سے نمائندے آئے اور بہت بڑی, لیکن قوم نے یہ بھی دیکھا کہ بلوچستان حکومت میں کیا ہوا. اور اس کے بعد میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز جن کی لیڈرشپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو یہ انہوں نے شرط ڈالی تھی, دیکھیے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سائن کی تھی, وہ نواز شریف صاحب نے سائن کی تھی, تو کیا جو محترمہ کا اس وقت ویژن نہیں تھا, کیا اس وقت جو بھی اس کے آرکیٹیکٹ تھے اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی کے, آپ بات کرتے ہیں, آپ ویسے اگر دیکھیں تو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں, آپ محترمہ کی بھی کہتے ہیں, لیکن جو بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کمٹمنٹ تھی یا وعدے تھے, یا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے عوام کو بڑی ایک امید دلائی گئی, تو یہ کیا اس وقت دھول جھونک رہے تھے یا یہ آج دھول عوام کی آنکھ میں جو ہے, وہی لوگ جا کے کورٹ میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کے خلاف اس کی آرگیومنٹ تھی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے کہ اگر یہ الیکشن اوپن ہوں گے اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں گے, پھر کیا وجہ تھی کہ ان دونوں لیڈرز کی سائن کی ہوئی اور محترمہ کے اسپیشلی, کیونکہ جتنی باتیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سائن کی تھی, آج اس کے ٹوٹل مخالفت میں اس کو ایک کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا گیا. ان کا جو بھی ویژن جو بھی وہ تھا اس کو ایک کچرے کے ڈبے میں ڈال کے, اور آج آپ عوام کو جس طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور اتنے اگلی مناظر, اتنے جو ایک خرید و فروخت کا سسٹم, آپ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ صحیح.
जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पार्लियामान की बालादस्ती की, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामान इज सुप्रीम। इस सुप्रीमेसी को बरकरार रखने में डेफिनेटली कंसेंसस की भी ज़रूरत होती है कि जहाँ पे एक तरफ अपोजिशन है, आज आपने असम्बली में बड़ी अहम स्पीच की, बड़ी बैलेंस स्पीच की और उसको बड़ा सराहा भी गया कि यहाँ पर अपोजिशन का भी एक किरदार है, गवर्नमेंट्स का भी अपना किरदार है। जी, तो बालादस्ती के लिए ज़रूरी ये है कि कंसेंसस हो। आने वाले दिनों में कंसेंसस डेवलप करने के लिए यही जो रुकन पार्लियामेंट्स हैं या सेनेट के अरकान हैं, क्या ये कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? आप समझते हैं कि इसके लिए भी कोई लाया अमल तैयार किया गया है? जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जो है उसमें कंसेंसस की नहीं है। अपोजिशन का राइट है कि मुखालफत करे, लेकिन सही वजूहात पे, और जो लेजिस्लेशन अवाम के फ़ायदे के लिए वो ओवरसाइट रोल उनको अदा करना है। लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात है, जहाँ तक एक स्मूथ रनिंग की बात है, उसके लिए हर मेंबर पे उतनी ही जिम्मेदारी आती है जितनी कि चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमती हो। यकीनन दो लोग भी अपोजिशन के या दो लोग हुकूमती पूरा माहौल ख़राब कर सकते हैं, इसलिए ये हर पार्लियामेंटेरियन पे उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक तरफ हुकूमत पे है तो दूसरी तरफ अपोजिशन पे भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई और बहुत ज़्यादा वो होता है, क्योंकि जब से इस हुकूमत का मैंने देखा, और इससे पहले भी ये सिलसिले हो रहे थे, लेकिन हमने 2008 में एज फर्स्ट जब खातून स्पीकर आपने कहा, तो मैं जानती थी कि मेरे पे न सिर्फ इस मुल्क की आवाम की नज़रें हैं, वह पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड की नज़रें होंगी, क्योंकि मैं न सिर्फ पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर थी, मैं इस खित्ते की पहली खातून स्पीकर थी, मैं इस मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून स्पीकर थी। तो मुझे बड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड में ख़ास एक लेंस से देखा जा रहा था कि हमारे मुल्क की औरतें कैसे करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अवाम मेरी गवाह है, जैसे मैंने चलाया और जो हुआ, उस वक्त हमने एक टोन सेट की थी, हमने एक बड़ा टॉलरेंस पैदा की थी पार्लियामेंट में, और मेरी कोशिश थी, और हम अपोजिशन को भरपूर, उसमें अपोजिशन ने भी फिर उस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता हम उनको लेकर आए इस बात पे कि मिल के लेजिस्लेशन करें, मिल के आइए कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम करें। देखिए पार्लियामेंट एक सबसे सुप्रीम इदारा है, और आज जब मैं देखती हूँ, और उस सुप्रीम इदारे का जो प्रेसिडेंट होता है वो स्पीकर है, और अगर स्पीकर की आप इज्जत नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ कि फिर ना पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, फिर आप, मैं या कोई अहमियत नहीं रखता। जिस तरह सीनियर मेंबर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स स्पीकर की कुर्सी का घेराव करते हैं और जिस तरह बात करते हैं उनसे, मेरे लिए निहायत एक तकलीफ दे बात होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक और बात बड़ी अहम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की और आर्टिकल 218 का भी आपने इसमें हवाला भी दिया। तो आप ये बताइएगा कि जहाँ हम दीगर इदारों की बात करते हैं, या हुकूमत ये दावा भी करती है कि तमाम इंस्टीट्यूशन एटोनमस हैं, वो खुद मुख्तियार हैं, वो फैसले कर रहे हैं, कौमी एहतसाब ब्यूरो हो, FIA हो, एंटी करप्शन दीगर इदारे, इलेक्शन कमीशन कि जिस तरह हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन ने ही चेयरमैन नैब को मुंतखब किया, हमारे बनाए हुए केसेस भी नहीं है, इसी तरह ये सवाल भी आता है कि जो इस वक्त चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है और ये जो पूरी टीम है, इसका चुनाव भी मौजूदा हुकूमत ने किया है, और ये दावा भी करते रहे कि वो आज़ाद हैं, खुद मुख्तियार हैं, तो फिर उस पर सवालात क्यों खड़े हुए? जी देखिए, यकीनन एक प्रोसीजर बदला गया और उस प्रोसीजर के तहत आया। मैं इलेक्शन कमीशन में शख्सियात और उनकी नहीं, लेकिन आप जिस तरह आपको ऑटोनॉमी दी गई, मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने वो प्रेस रिलीज़ देखी कि जो इलेक्शन कमीशन से जारी हुई और जिन्होंने ये दावा किया कि बड़ी फेयर हुई, और जो भी उन्होंने जिस तरह का वो उसमें किया, आई थिंक ये ख़त उन्हें लिखना नहीं चाहिए था। दूसरी चीज़ ये है कि क्या, जिस तरह मैंने बताया, अभी आपको बताया कि जो भी तरीक़ेकार, क्या वीडियोज़ आपने नहीं देखी जो चल रही है, आप पूरी दुनिया ने देखी, हमने अपने आप को लाफिंग स्टॉक बनाया, लोग हंस रहे हैं, इतने बड़े सियासतदान, इलेक्टेड मेंबर्स को किस तरह वहां पे किया गया। तो उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने नोटिस वैसे ले लिया, 8 तारीख को बुला लिया गया। देखिए अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह कहता है, दे हैव टू गार्ड अगेंस्ट
कर एक दफ़ा जुर्म हो जाता है, फिर आप उसके प्रूफ में जाएं जी, अब वीडियो की ऑथेंटिसिटी तो फला आप जानते हैं। और मैंने क्योंकि 1997 से मैं पार्लियामेंट है, हम सब वाकिफ हैं, ये कोई छुपा हुआ सीक्रेट वो नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट कहा जाए। एवरीबडी नोज कि व्हाट हैपन्स इन, जब भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं तो वहाँ पे क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, किस तरीके से ख़रीदो फरोख्त की जाती है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में आए। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का इलेक्शन हमारे साथ हुआ, हमारे साथ ये हुआ कि हमारे अपने लोग उठा लिए गए और इसी तरह किसी को पैसे का, किसी का वो। बहरहाल इसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और इसमें जुडिशरी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको, क्योंकि मैंने आज, अगर आपने मेरी स्पीच में सुना हो, तो मैंने जुडिशल रिफॉर्म्स की भी बात की है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात की है। और मैं ये बताऊं कि मुझे बड़ा अफसोस और तकलीफ होता है कि मेरे जो लोकल गवर्नमेंट के गरीब लोगों ने जो इलेक्शन की और उनका मैंडेट चुरा लिया गया, रिजल्ट चुरा लिए गए। जो उस वक्त के डीसी वहां पे थे वो जेब में रख के और पूरा उन्होंने चेंज कर दिया रिजल्ट, और उस वक्त से उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई थी। यकीन मानिए लोगों ने चंदा करके इतनी हैवी फी अपने लॉयर को दी। 4 साल गुजर गए, वो सिस्टम ख़त्म हो गया, एक हेयरिंग नहीं हुई। तो मेरी तो जुडिशरी से भी अपील है कि प्लीज़, अगर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन यहाँ तो जस्टिस हुआ ही नहीं और लोगों को इंसाफ मिला ही नहीं। इस तरह लोगों का मैंडेट चोरी हो जाता है। तो जिस तरह अब बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। हम आवाम को बार बार, हमारे पास और बहुत चैलेंजेस हैं दुनिया में, हम पाकिस्तान के बड़े दुश्मन ममालिक हैं, लोगों के बहुत नज़रें हैं हमारे मुल्क पे। तो अंदर कि जो मुल्क में हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों के ख़ास तौर पे हमारे जुडिशल सिस्टम का वो है। अवाम को एतमाद आपके इलेक्शन कमीशन पे होना चाहिए, आपकी जुडिशरी पे होना चाहिए और आपके पार्लियामेंटेरियंस पे। अच्छा, आपने इस ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, अवाम का एतमाद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि अवाम का ट्रस्ट हो पार्लियामेंटेरियंस पे, पॉलिटिशियंस पे, जिनका वो चुनाव करते हैं, इंतखाब करते हैं, वो उन्हीं का एक सवाल है, एक परसेप्शन है। और वो ये है कि जब हम एहतसाब के इदारों की बात करते हैं, कौमी एहतसाब ब्यूरो हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, मौजूदा हुकूमत ये भी दावा करती रही कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए, ऑटोनमस किया इदारों को। तो ये जो इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन में जो कुछ होता है, अब मैं इसके लिए वो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, किस तरीके से ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला होता है, किस तरह मंडी ये लगती है। तो ये जो इदारे हैं, एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कहीं ये पार्लियामेंटेरियंस जो बिकते हैं या खरीदे जाते हैं, ये एग्जेम्प्टेड हैं, इनके एसेट्स नहीं चेक किए जाते, इनको नहीं फॉलो किया जाते, कैसे ये ट्रांजैक्शन हुई, ये कैसा पैसा लेकर आए, कहां पर इन लोगों ने ये डिलीवर किया, ये सवालात जन्म ले रहे हैं। जी, यकीनन हमारे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है कि उसमें बहुत से लेक्यूनास हैं, बहुत सी कमज़ोरियां हैं। यकीनन इन इदारों की मजबूती के लिए और उनमें जो भी हमारे लॉज भी काफ़ी वीक हैं। तो यकीनन जिस तरह अभी नैब की भी आपने बात की कि ये तो केसेस पुराने वक्तों के चले आ रहे हैं, जो भी इस वक्त जो भी मुख्तलिफ पार्टीज़ की लीडरशिप पे हैं, ये कोई आज के नहीं हैं, ये पुराने चले। तो क्या वजह है कि इसके किसी कंक्लूजन तक क्यों नहीं इसको पहुंचाया जाता, क्यों नहीं ये लोगों को नज़र आता कि हाँ, अगर इस मुल्क के साथ जिसने भी ये किया और जो करप्ट प्रैक्टिसेस का, उसमें हर इदारे के ऊपर जो जिम्मेदारी है, उसको इदारे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और जिस तरह आपने मोरालिटी की भी बात की, आपने देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में भी आई, देखिए तो वो सारी चीज़ें के लिए जब तक हम वहाँ तक पहुँचे, और वो मोरालिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम नीचे आती है, वो लीडरशिप से नीचे आती है। अगर लीडरशिप, और चाहे जमहूरियत की भी हो, अगर लीडरशिप अपनी पार्टीज़ में जमहूरियत को मजबूत नहीं करेंगे, वो खुद अपने सिस्टम में, अपने उसमें पार्टीज़ में मोरालिटी को नहीं इस्टेब्लिश कराएंगे, तो कैसे हम समझते हैं कि कौम जो छोटे चोर हैं या जो छोटे लेवल पे या आम आवाम हैं कि वो कैसे इसका करेगी। तो मेरा ये ख्याल है, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रिकल डाउन होती हैं और बार बार ये कहा जाता है कि जी इसके ऊपर क्यों वो बाकी लोग इतने, तो देखिए जो लोग भी प्राइम मिनिस्टर के ओहदों पे रहे हों, उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। जो जितने बड़े ओहदे पे होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है और होनी चाहिए है। जी, इसी हवाले से डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थी, आपने रिस्पॉन्ड भी किया, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच भी आपने सुनी तमाम, लेकिन कुछ हमारे लोगों ने शायद ना सुनी हो, जिन्होंने नहीं सुनी,
اور اس پوری تفصیل میں اگر ہم جائیں تو کافی لمبی سپیچ ہے، اس کے کچھ اقتباسات اور کچھ ساؤنڈ بائٹس ہم نے اکٹھے کیے ہیں۔ پروڈیوسر صاحب سے میں گزارش کروں گا، پرائم منسٹر نے آج موریلٹی کے حوالے سے، مورل گراؤنڈز کے حوالے سے اور اس کو اکانومی کے ساتھ کس طرح جوڑا اور اپنے فیوچر کے ساتھ کس طرح جوڑا، کیا انہوں نے کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں، بیماری کچھ اور ہے۔ اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، پھر معاشی تباہی آتی ہے۔ آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو، جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو، ایک ملک مجھے بتا دیں۔ اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو، وسائل ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو، وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو۔ دیکھیں، جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے، مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے، جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی، اخلاقیات کس کانٹیسٹ میں کئی پرائم منسٹر صاحب نے ایک طرف تو پریکٹسز کا اشارہ کیا، یہ مورل سٹینڈرڈز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیسے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر نے جس طرح آج پارلیمنٹ بھی کی اور یقیناً بتایا، اور اس میں پھر ہمیں اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دے کے کہ جب آپ نے کسی معاشرے کی خرابیاں اور ان کو درست کرنا ہے تو اس وقت جب اس دور میں رسول خدا کے دور میں جب بہت سی بیماریاں، بہت سی خرابیاں، مطلب بیماری سے میرے یہی ہے کہ مورلی ہم وہ قوم کہاں پہ تھیں، انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو پریچ کیا، سکھایا اور دکھایا، ایک مورالٹی کے سٹینڈرڈز بنائے اور یہ دکھایا کہ ایمانداری، سچائی، ان سب چیزوں کی کتنا ضروری ہے کہ معاشرے سے اور کیسے لیڈرشپ سے آتا ہے۔ اس کی بات سے انہوں نے یہ کیا اور یہی بتایا کہ سب سے پہلے تو لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ سب چیزیں پیدا کریں کہ ہم وہ سٹینڈرڈز بنائیں کہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح سیاست ایک بہت نیک کام ہے، سیاست کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ بہت نیک کام ہے، لیکن اگر اس کو کسی لالچ کے تحت کیا جائے، اس کو صرف ایک پیسہ کمانے کا دھندا بنا لیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے معاشرہ ہوتا ہے۔ آج یقیناً ایک اور چیز کی جو نشاندہی کی پرائم منسٹر صاحب نے کہ ہر ادارے کی تباہی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر ادارہ جس بری طرح تباہ ہو گیا ہے، اور اسی وجہ ہے کہ ہماری جو اکانومی، ہماری غربت، ہم اگر اپنے ارد گرد جتنی غربت دیکھتے ہیں، دیکھیے پہلے وقتوں میں کہ جو بھی یہ مثالیں دی جاتی ہیں صحابہ کرام کی بھی کہ ایک جانور بھی، کتا بھی پیاسا کسی قوم وہاں پہ اگر ہو ان کی حکومت میں تو اس کے بھی وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ جواب دیں۔ آج آپ یقین مانیے انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کس پہ ہے؟ کیا حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا میں اپنے گھر بنائیں، آپ کام کہیں اور کریں، پیسے یہاں سے لیں، پیسے یہاں سے کمائیں اور باہر بھیج دیں؟ تو یہ ساری چیزیں جن کی آج انہوں نے بات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت گہری باتیں ہیں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو اور ہم سب اپنے اندر وہ کردار، اگر بار بار میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ اگر پاسٹ کو بھی وہ کر کے، لیکن اگر آج بھی یہی صورتحال ہو تو بہت ہی ایک تکلیف دہ بات ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک پیمانے بنانے پڑیں گے، ہمیں ایک سٹینڈرڈز بنانا پڑے گا، اور جس کے لیے آج یہ بہترین موقع تھا الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ ایک ایسی الیکشن کراتا کہ جو کم از کم عوام کو یہ ہر چینل پہ ایک مہینے سے ہر چینل کے اوپر چل رہا ہے، کبھی سپریم کورٹ میں کیوں گیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی جائے، اب جب پارلیمنٹ میں آ جائیں تو آپ رسپونڈ نہ کریں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ جب ذمہ داری ایک آئی تھی تو اس کو خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے تھا، اور آج بھی میں آپ کے پی ٹی وی کے ذریعے، کیونکہ آپ کی چینل بہت دور دور تک دیکھا جاتا ہے، یہ عوام کو پریشر وہ کرنا چاہیے کہ ایک فیئر الیکشنز ہو، اور دیکھ رہی ہے عوام آج جو کچھ بھی ہم سب کے کردار ہیں کہ یہ ہمیں اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ کیا ہم ایک عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، کوئی کاروبار چلانے کے لیے نہیں آئے، اور وہ بھی کہ ایک
एक फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार, जुडिशरी को अपना रोल, नैब को अपना रोल अदा करना चाहिए, और यकीनन पार्लियामेंट पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल। है। और इसका डॉक्टर साहब आपने जो हवाला दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसकी वजाहत भी करता है, ख़ास तौर पर इखलाकियात के हवाले से, और इखलाकी पस्ती क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें जितनी भी शिकें हैं उसके मिनोअन अमल दरामद भी होना चाहिए। आर्टिकल 62 और 63 की क्लास 4 का ख़ास तौर पर जिक्र करें तो वहाँ पर इखलाकी पस्ती और ईमानदारी और सच्चाई का जिक्र भी मौजूद है। आप नहीं समझते कि जहाँ इसको कहीं डैमेज किया जाता है वहाँ रुजू किया जाना चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायलेशन होती है उस पर जो है फौरी एक्शन हो? देखिए, ये भी मुझे बड़ी तकलीफ थी कि बड़े बड़े जो इस वक्त 18वीं तरमीम के भी जो बड़े आर्किटेक्ट्स थे या सारे हैं, वो भी अपने मतलब के तहत उतनी कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हैं जहां अपने वो हैं, और जो कि हकीकत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और स्टेट के बीच में, और उसमें हर चीज़ ये देखनी है कि अवाम के फंडामेंटल राइट्स, अवाम की भलाई, यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो नहायत एक ख़तरनाक बात है। और हम इसीलिए अवाम जो आज एतमाद उनका ख़त्म होता जा रहा है पूरे प्रोसेस से, पूरी पार्लियामेंट्री उससे और अकाउंटेबिलिटी से, और मैं समझ पूरे इलेक्शन प्रोसेस से, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा फिर अवाम का एतमाद बहाल करें, और उसके साथ साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो असली रूह है, जो स्पिरिट थी, और उस स्पिरिट के तहत अवाम की भलाई की लेजिस्लेशन हो, अवाम की खिदमत की बात हो, और उसमें ये हमें एक फ्लाई इदारा, और मैं तो बार बार उनका कोट करती हूँ, हमारे बड़े सीनियर रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी। तो एक वेलफेयर स्टेट बनाने की ज़रूरत है। एक वेलफेयर स्टेट बनेगा तो क्योंकि उसने एक माँ का रोल अदा करना है, तो उसके लिए हर इंस्टीट्यूशन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और हर पॉलिटिशियन को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी ज़ात से ऊपर होकर काम करना पड़ेगा। आपने भी इज्तमाइयत की बात की, और डॉक्टर साहब आपकी खूबी भी यही है कि आप हमेशा इज्तमाइयत की बात करते हैं, इज्तमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंटेरियंस के किरदार की भी बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इसी हवाले से क्या कहा है आपको सुनाते हैं, और उन्होंने कौम को बचाने की बात की है, किस तरह इस कौम को बचाया जा सकता है, इसी हवाले से डॉक्टर साहबा से भी बात करेंगे। जी प्रोड्यूसर साहब। मुझे सारी कौम की इसमें मदद की जरूरत है। मैं अपनी सारी जिंदगी कोशिश कर चुका हूं और करता रहूंगा। मैं तो अपनी पार्टी को यह भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। वक्त आ गया है कि मुल्क को अपने आप को बचाना है, आने वाली जनरेशन्स को हमने बचाना है। जी डॉक्टर साहबा, आने वाली नस्ल को, अपनी कौम को बचाना है, और बचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की बात भी की है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने किस तरफ इशारा किया? जी देखिए, बहुत ये अहम बात है, और इसके लिए ये है कि अगर एक मैं इलेक्शन जीत के आ जाऊं, मैं आइसोलेशन में या मैं अकेले निज़ाम को नहीं बदल सकती हूँ, और यही प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि वो अकेले निज़ाम को नहीं बदल सकते। अगर तब्दीली या निज़ाम की बेहतरी या हम चाहते हैं तो उसमें हर पाकिस्तानी को, हर शख्स को अपना एक किरदार अदा करना होगा, और उसमें ख़ास तौर पे क्योंकि इस वक्त यूथ बल्ज है, बहुत बड़ी तादाद हमारे पास यूथ की है, उस यूथ को चैनलाइज करना है, उस यूथ को इंश्योर उन्होंने करना है कि हम किस तरीके से इसको तब्दील करें, और जो करप्शन जैसी लानत से और इस तरह की जो बेईमानियाँ, आप आटा महंगा इसलिए हो गया कि स्टोर्स में रख दिया गया, और चीज़ें जो हैं कि ये होर्डिंग चीज़ों की करना, महंगाई को बढ़ाना, ये सारी बातें हैं कि इसके ऊपर हम सबको अपनी अपनी जगह, अगर हम चाहते हैं कि हम एक इज़्ज़तदार कौम बने, हम दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम हो और हमें खुददारी की ज़िंदगी गुजार सकें, उसके लिए टीचर है
है तो उसे अपना किरदार अदा करना होगा, स्टूडेंट है उसे अपना किरदार अदा करना होगा, एक मीडिया है, मीडिया को बहुत बड़ा किरदार अदा करना है इसमें। सबसे मैं समझती हूँ अगर पार्लियामेंट के बाद ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया पे भी आती है कि उन्हें अपना किरदार अदा करना है। इसके साथ साथ लेबर है, जितने ग्रोअर्स हैं, हर शख्स को जहाँ जो काम कर रहा हो उसे अपना काम ईमानदारी से और ये सोच के करना होगा कि हम इस पाकिस्तान को बनाने के लिए और इस पाकिस्तान के खातिर कर रहे हैं, तब जाके कोई तब्दीली आएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी डॉक्टर साहबा यही कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर का सितारा। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी आपने अहम की, करप्शन के हवाले से यहाँ पे कुछ नाक़दीन का, कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का ये भी ख्याल है कि करप्शन डेफिनेटली ये माशरे का एक बहुत बड़ा नासूर है और ये हमारा जो है फ्यूचर जो हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है। और एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, दीगर इशूज़ की बात करें, मतलब ये जो मल्टीपल हमारे इशूज़ हैं इसकी वजह करप्शन है। लेकिन एक तबका ये भी कहता है कि मेरिट की बहाली कर दी जाए तो करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। जब एलिजिबल लोग, कैपेबल लोग, कॉम्पिटेंट लोग जो हैं उनको अपनी डोमेन में जब वो काम करेंगे तो करप्शन का भी काफ़ी हद तक खात्मा होगा। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मेरिट तो डेफिनेटली है, लेकिन मेरिट के साथ साथ करप्शन के भी कि वो जो भी मेरिट पे आता है वो अपनी मेहनत से अगर किसी जगह पहुंच के वो इतनी ग्रेड्स आती हैं वो अपनी जगह यकीनन है, लेकिन उसके साथ साथ जो करप्शन के हवाले से देखिए 1 खरब रुपया सिंध में गया है 1 साल में, 1 खरब रुपया, और 12-13 साल से उनकी हुकूमत है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज भी ना लोगों के पास साफ पीने का पानी हो और ना दवाएं हो, ना आपकी, जबकि वो सारे रिसोर्सेस अब सूबों के पास चले गए हैं। आप कहते हैं आटा महंगा, लेकिन आप जो कणक है, अनाज है, उसको गोदामों में छुपा देते हैं। आप कहते हैं कि शुगर हो तो वो भी आप होर्डिंग करके रख लेते हैं। आप कहते हैं कि प्राइस, ये जी इस चीज़ की कीमत महंगी हो गई, तो कहाँ हैं आपकी वो कमेटीज जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए? कहाँ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सूबाई कमेटियाँ, वो किधर हैं? तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। 1 खरब रुपया अगर आप बांटे एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, 1 अरब रुपया भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हर साल खर्च हो जाता, तो यकीन मानिए कि हमारे वो बच्चे जो आज हेपेटाइटिस के शिकार हुए थे, हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, जो ये तो अभी पता ही नहीं है लोगों को कि कितने ज़्यादा हेपेटाइटिस फैली हुई है, क्योंकि ना साफ पीने का पानी है, ना हस्पतालों का वो हाल है। हमने किस सेक्टर में वो किया? आप अगर स्कूलों की हालत जाके देखिए कि ना तालीमी इदारे, कहाँ से मेरिट आएगी, कहाँ से पसमानदा इलाकों के लोग उठ के आज यहाँ तक आएंगे? तो इसलिए अगर आपने ग्रास रूट तक पहुंचाना था, आपने लोकल गवर्नमेंट के जरिए उनको एम्पावर करना था। आज जितनी करप्शन मैंने सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में देखी, जो जितना करप्ट था उसको उतना ही बड़ा ओहदा दे दिया जाता था, और जो सबसे ज्यादा करप्ट हो उसे तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता था कि वो करेंगे। तो जब अगर निज़ाम और सिस्टम ऐसे चलेंगे तो मुझे बताइए कि एक शख्स कोई भी इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकता। ये अवाम को उठना होगा, अवाम को सामने आना होगा, और इसके लिए मीडिया पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी अपना रोल पूरे ईमानदारी से, और वो मदद करे हुकूमतों की, मैं सिर्फ फेडरल ने, हर उस शख्स की, कि जहाँ पे हम खराबियों को सामने लाएं और उनका कोई ना कोई तदारुक होना चाहिए, उसके हल निकालने चाहिए, और वही एक चीज़ होगी जो इस मुल्क को मजबूत बनाएगी और हम आने वाली जनरेशन्स को एक मजबूत पाकिस्तान देंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने बड़ी एक अहम बात की थी, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की आपने बात की थी, उसकी फालियत की बात की थी। आप नहीं समझती एक तरफ जो हमारा सियासी ढांचा है उसके जो नकाइस हैं, खामियां हैं, उसका तो हम जिक्र बार बार करते हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उसकी फालियत, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट या ग्रास रूट लेवल तक मसाइल के खात्मे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा अहम किरदार होना चाहिए और होता भी है। कोविड-19 की हम बात करें, अशियाए खुर्दनोश की हम जब बात करें, रमज़ानुल मुबारक का जब बाबरकत महीना आता है उस वक्त भी हम देखते हैं महंगाई उरूज पर होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। लेजिस्लेटर्स, कानून साज जो हैं, उनकी डोमेन तो अपनी एक मखसूस डोमेन है। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो डेफिनेटली डायरेक्शन भी दी जा सकती है, अथॉरिटीज़ भी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करना होगा? देखिए,
अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे मैंने पहले बताया, जो जितना करप्ट उसको एक ओहदा दे दिया जाता है। चाहे आप किसी सेक्टर को उठा लें, किसी सेक्टर को, तालीम से लेके, मतलब तालीम इतना एक पाकीज़ा एक वो है, और तालीम के उसमें कि कहाँ टीचर्स के, खुद हमारे मज़हब ने कितने रुतबे, लेकिन आज मुझे बताइए कि किस तरह तालीमी इदारे को तबाह किया गया, बड़ी सिस्टमेटिकली हमारे हर इदारे को जिस तरह तबाह किया गया। यकीनन पूरा एक ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, पूरा आपको रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है हर सूबे के अंदर, क्योंकि आज अगर सूबों को वो इख्तियार दे दिए गए हैं तो उसके साथ साथ उनको वो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, और ख़ास तौर पे जिस तरह अब महंगाई से क्यों गरीब आदमी पिस रहा है और कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आके कर रहे हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर का नहीं, ये आपके पास आपके लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपकी वो कमेटियाँ होती हैं और आपके प्रोविंशियल सिस्टम में वो होती हैं। आपके जाए, आप जाके देखें कि जो गोडाउन तो आप कहती हैं इन्फ्लेशन जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है? देखिए, इन्फ्लेशन तो ओवरऑल वो किया जाता है, जो कि यकीनन एक ऊपर से लेके नीचे तक का, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल है, उसमें प्रोविंशियल का, लेकिन जो ये प्राइस चेक और होर्डिंग के खिलाफ है वो सूबाई सब्जेक्ट है, वो सूबों को देखना है, वो लोकल गवर्नमेंट्स को देखना है कि इस तरह किस तरह के, अगर देखिए मैं खुद एक फार्मर हूँ और अगर मैं आज मेरी टमाटर की फसल उतरती है तो आप 20-25 रुपए में 10 किलो का आटे की इस टमाटर की पूरी थैली मार्केट में दे देते हैं। उसके बाद वो मिडल मैन का रोल आता है, मिडल मैन के बाद तीसरे हाथ में जाता है और फाइनली जाके जब वो होता है, वही टमाटर मैं कराची में 80 रुपए शायद किलो खरीदती हूँ, जो मैं 25 रुपए में शायद 10 किलो दे चुकी होती हूँ। तो ये जो पूरा है ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, मिडल मैन का रोल है, ये सूबाई सब्जेक्ट है। ये उनको चेक करना चाहिए कि क्या किस तरह जो भी फार्मर को अपनी प्राइस मिलनी चाहिए और उसके बाद किस तरह ये अवाम तक वही प्राइस के तहत और अवाम तक वो चीज़ें जानी चाहिए। वरना ये जो सिस्टम है इसके तहत आपको ना ग्रोअर को फ़ायदा होता है ना एंड कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, और बीच की जो चेन है वो सारा उसका बेनिफिट ले जाती है। तो इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है कि इसको वो चेक करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक बड़ी अहम यहाँ पे बात है, हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है, हम एक आम आदमी की बात करें, एक लेमैन की बात करें, तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट का या उसको जीडीपी का, इन चीज़ों से उसको कोई फॉरेन रिजर्व से उसका कोई सरोकार नहीं। वो बोलते हैं मुझे अशियाए खुर्दनी जो ज़रूरियात हैं वो मुझे बआसानी मुयसर हों, लेकिन लोगों की दस्तरस से दूर हो रही हैं। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका इजहार किया है। तो आप नहीं समझती कि बरी ज़िम्मा इसमें कोई भी नहीं है और एक आम आदमी तक उसका फ़ायदा पहुंचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इखराजात जो हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर कह दिया जाए कि मुकम्मल हमने कंट्रोल कर दिया है तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी, इसके लिए भी तो काम करना है। देखिए, ये कभी भी नहीं कहा कि इसे मुकम्मल कंट्रोल कर लिया, ये तो मुमकिन ही इतना आसान भी नहीं है। और जितने जो सख्त सूरत हाल जिसमें इकॉनमी की थी और जिस तरह मिली, और इस वक्त जिस तरह बिजली है, गैस है, कि ये सब में अगर आप देखें कि क्या हाल था, किस तरह की करप्शन हुई हुई है, कहाँ हम पहुँचे हुए हैं, तो उसके लिए जो है कि लाजमी कोई बरी ज़मान नहीं है। बिल्कुल। और आपने जो बात की अवाम की, यकीनन उनको इन फिगर्स से ताल्लुक़ नहीं है, उनको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और जो मकान है, जिसके लिए यकीनन प्राइम मिनिस्टर तो एक कोशिश कर रहे हैं, पर उनके साथ साथ सूबाई हुकूमतों पे, जिस तरह मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देखें, उनको चाहिए कि एक वो पूरा सिस्टम और वो पूरे डिपार्टमेंट्स, उनको इसकी कैसे करेक्शन होनी चाहिए कि वो देखें। मैं एक मेजर जो भी चीज़ें हैं कि वो यकीनन प्राइम मिनिस्टर एक ऊपर के लेवल पे देखते हैं, लेकिन जो इस वक्त कर्ज़ों में मुल्क को एक छोड़ा हुआ गया है उसका यकीनन आपकी इकॉनमी पे आता है। पर अब मैं एक और चीज़ जो देखिए, हम 1 साल से कोविड का मुकाबला कर रहे हैं, बिल्कुल मत भूलिए
کہ اگر جتنی بھی ایفرٹ پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے. بڑے بڑے ملک آج جو ہے کہ آپ یو کے کا دیکھ لیں, امریکہ میں جو صورتحال, ایک اوور آل پوری دنیا کی اکانومی, لوگ ڈپارٹمنٹس بند ہو رہے ہیں, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, اس قدر ان امپلائمنٹ پوری دنیا میں, ایئر لائنز آپ کو پتا ہے کہ بند ہو گئی ہیں, اور کتنی ایئر لائنز, تو اتنے لوگ پوری دنیا میں ان امپلائڈ ہو رہے ہیں. آپ اگر اس کے مقابلے میں پاکستان لیکن میں میڈم دیکھیں, سول ایویشن پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا کووڈ کے باعث وہ سول Civil ایویشن اور aviation. ٹورزم کو خاص طور جی پر ہوا. بہت ہوا, پاکستان اور کہیں کہیں بینیفیشری بھی رہا, جی کووڈ کا بینیفیشری بھی رہا. پاکستان کو اگر ہم فیول کی مد میں بات کریں یا اوورآل ٹورزم, تو دیکھیے, پاکستان کا ابھی جی اس پہ کام ہو رہا ہے. جی اور سول ایویشن کی اگر ہم جہاں تک بات کریں یا ہم اپنے اداروں کے خساروں کی بات کریں, وہ تو پہلے سے خسارے میں. جی بالکل, آپ نے دیکھیں ٹورزم, یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ایک پالیسی چاہیے ہوتی ہے, اس پالیسی کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے ہوتی ہے. آپ نے جہاں پوری دنیا میں تباہی آئی, اس کا کچھ اثر ہمارے ملک میں بھی آیا. یقیناً لوگ ان امپلائڈ ہوئے, لیکن اس کے لیے جو احساس پروگرام کے ذریعے, کیونکہ ایک دم سے یہ تھا پرائم منسٹر کو کہ وہ لوگ جو بالکل اگر دکانیں, جو ٹھیلے لگاتے ہیں, جو رکشے چلاتے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی جن کے ڈیلی اس کے پہ کماتے ہیں, کہ وہ سب روزگار بند ہو جائے گا. تو اس کے لیے احساس پروگرام کے ذریعے انہوں نے جو بھی 12,000 کے قریب پہنچایا, جو کہ ایک چھوٹی چیز ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ کے ریسورسز ہیں, آپ نے قرض اٹھاتے ہیں, آپ اس کے بعد ملک وہ ہوتا ہے, تو آپ نے ان ریسورس, آپ نے ایک دم غریب آدمی کا سوچتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ اس تک جائے. اس کے بعد آپ نے جو بھی یہ انسینٹیوز دیے اپنی انڈسٹری کو, وہ بھی کیونکہ انڈسٹری امپلائمنٹ دیتی ہے, اور آپ کے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹائل اور صبح شام وہ بلکہ چلنا شروع ہو گئی, آپ کو آرڈرز آنا شروع ہوئے, کیونکہ ایک کنٹرول یا ہائیبریڈ یا جو بھی ایس او پیز کے ساتھ جس طرح ایک کھولنے کا انہوں نے کہ بھئی یہ اب کھولے جائیں ادارے, مختلف ڈپارٹمنٹس, انڈسٹریز, اور ان کو طریقے سے, تو اس میں بھی ہم سب پہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ہم سب ان ایس او پیز کے تحت ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ آج جو یہ بات ہے کہ لائف یو سیو مے بی اٹس یور اون, اینڈ اس لیے اگر میں احتیاط کروں گی, میں اوروں کو بتاؤں گی تو ہوگا. ہم نے نتیجتاً کیا دیکھا, ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن نے اتنے بڑے بڑے جلسے کر ڈالے, اتنے بڑے بڑے وہ کیے کہ والشن ایز اف کہ وہ پرائم منسٹر. دیکھیے یہ عوام کی زندگی کی بات ہے, یہ عوام کے تحفظ کی بات تھی. اس میں اگر جو زندگی بچتی وہ آپ کے شاید اپنے ورکرز کا تھا. آج جس طرح تیسری دفعہ یہ جو ایک ویو آئی ہے, میں سمجھتی ہوں یہ بھی پھر دوبارہ بڑا خطرناک ہے. ہمیں پورا ایس او پیز کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں اپنے مفادات, کیونکہ سیاست تو آگے بھی چل کے ہو جائے گی, لیکن ایک زندگی جو چلی جاتی ہے اس سے پورے گھر پہ جو اس کا امپیکٹ آتا ہے, وہ چاہے والد ہو یا والدہ ہو, پورا گھر وہ تباہ ہو جاتا ہے. اتنی ہوئی ہیں ہماری, میرے اپنے فیملی میں نے دیکھا, اور اس طرح جو نقصان پہنچا ہے. تو اس کے لیے جو بھی چیزیں, یقیناً پرائم منسٹر ایک پالیسی دے سکتے ہیں, وہ ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, لیکن عمل آپ نے اور میں نے اور عوام نے اور کرنا میں ہوتا ڈاکٹر ہے. صاحب آپ سے سوال بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ کے پاس جو پورٹ فولیو ہے وہ بڑا اہم پورٹ فولیو ہے. ہم 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے پیرائے میں سے دیکھیں یا اوورآل امپلیمنٹیشن میں دیکھیں, ہم پروونشل جو کوارڈینیشن اس کے حوالے سے بھی دیکھیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا قیام عمل میں آیا, تمام پروونس کے چیف منسٹرز بھی وہاں پر موجود رہتے تھے, لیکن ایس او پیز پر بدقسمتی سے عمل درآمد, پروونس تو دور کی بات, ہم نے اسلام آباد میں وائلیشن دیکھی. ماسک پر کہا گیا کہ پابندی ماسک نہیں پہنیں گے تو اتنی پنشمنٹ ہوگی, 100 روپیز 200 روپیز وٹس ایور. لیکن کیوں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کوارڈینیشن کا فقدان بھی مسائل بڑھاتا ہے, اور وہاں پر بیٹھ کر جو ایک فیصلے ہوتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کریں. پروونس یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کی ڈائنامکس علیحدہ ہیں, تو یہ ڈائنامکس کا ذکر وہاں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے, ایک تو سب سے پہلے آپ نے جو میری منسٹری کا بولا, انٹر پروونشل کوارڈینیشن, اس میں بہت ضروری ہے کہ اس کی اہمیت صوبوں کو بھی آنی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی آنی چاہیے, کیونکہ یہی وہ ٹول ہے کہ جہاں پہ آپ سارے صوبوں کو ساتھ بٹھائیں. اور میں کوشش بھی کر رہی ہوتی ہوں, لیکن بد نصیبی یا انفارچونیٹ ہے کہ کہیں کہیں سیاست جو آڑے آ جاتی ہے, بلکہ سیاست میری نظر ہے لیکن غلط قسم کی سیاست, اپنے مفادات اور شخصیات پہ آ جاتی
जाते हैं, तो मेरे ख्याल में कि बहुत ज़रूरी है कि हम कोऑर्डिनेशन के साथ करें। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ये हमारा मुल्क एक फेडरेशन है जो कि बड़े खूबसूरत 4 सूबे और जो हमारे ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इन सब को मिला के इस गुलदस्ते को देखिए, कितनी डाइवर्सिटी है, ब्यूटीफुल कल्चर, टूरिज्म, क्या चीज़ है जो इस मुल्क में नहीं है। लेकिन अगर हम एक यूनिफॉर्मिटी के साथ, एक कंसेंसस के साथ, एक मिल के बैठ के, हमारे एक उस पॉलिसी के साथ वेयर हम कहें कि वी एग्री टू डिसएग्री, तो आपका किसी चीज़ पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। और आपको चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो टूरिज्म है, स्पोर्ट्स है, एनीथिंग जिसमें हो। और आपने कोविड जैसी बात की, यकीनन एक कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आईपीसीसी या इस तरह का कोऑर्डिनेशन, और उसके लिए ये भी हर सूबे के चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिए कि अगर आप अंदर बैठ के एक बात करें लेकिन बाहर जाके आप कुछ और करें, लेकिन अगर आप अपने सूबे में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप अपने ही सूबे में अपने ही लोगों को उसका विक्टिम बना रहे हैं। और जो हमने देखा कि सिंध में या कराची में या जिस तरह ये बहुत ज़्यादा केसेस उस वक्त। डॉक्टर साहिबा, क्योंकि अब हमने कंक्लूड भी करना है, आपकी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही है, हमने किसी किस्म की कंट्रोवर्सी या इन चीज़ों में हमने ये आम आदमी की बात करते। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा, एक आम आदमी जो है रिलीफ चाहता है, रिलीफ की बहुत सी शक्लें हैं, सब्सिडाइज भी किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है आवाम को, रिलीफ माजी में भी ऐसा होता रहा। अभी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बिजली की, अगर हमारी जो देखी जाए, वो बहुत ज़्यादा है, हमें सब्सिडी देने की ज़रूरत है। आप समझती हैं कि हमें बिजली पे, अशियाए खुर्दनोशी पे, जिस तरह हम यूटिलिटी स्टोर वगैरह पर भी देते हैं, इस तरह सब्सिडी देने की ज़रूरत है? मास ट्रांजिट पे तो पूरी दुनिया देती है, तो मॉडल है, इंटरनेशनल एक मॉडल है जिसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन आम चीज़ें जो खुराक की हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, उस पर भी सब्सिडी के लिए एक हुकूमत और इत्तेहादी आपस में कोई मशावरत करके आसानी और रिलीफ पैदा करें। जी देखिए, यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने यूटिलिटी स्टोर्स जो दोबारा खुले, एक बड़ा पैकेज भी दिया, और वही मकसद उसका यही था कि वो सब्सिडी है। यकीनन वो उसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है एफर्ट थी। और जो ये एहसास के ज़रिए 12,000 की जो स्कीम चलाई गई, जवानों के लिए नौकरियों की भी उसमें आई, टेक्निकल स्किल पैदा करने की, क्योंकि लोगों को आपने भिखारी नहीं बनाना है, लोगों को आप चाहते हैं कि उनके पैरासाइट ना बने, अपने पैर पे खड़े हो। मैं पैरासाइट नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि कहूँ कि लोगों को खुद वो स्किल दे के, ताकि वो निकल के वो अपने हुनर के साथ अपनी हलाल की रोज़ी कमा सके। और हमने अब बहुत ज़रूरी है कि हम फार्मर्स को कोई ना कोई इंसेंटिव देने का, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर है इकोनॉमी हमारी, तो बिल्कुल ये सबसे बड़ा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। और गरीब आदमी को अपने वहीं पे कि वो अपना ओनर, जो भी ज़मीन का ओनर होते हैं और हारी, वो पार्टनरशिप में होते हैं, तो वहाँ पे कि वो उनको इंसेंटिव जाए, ताकि लोगों को, फार्मर्स को, और जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने का इदारा है उसको एडवांटेज हो सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा, आपकी तजावीज़ और आज जो पार्लियामेंट में आपकी स्पीच थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि एक वसी सोच के साथ इज्तिमाई मफादात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो, गवर्नमेंट से हो, एक आम आदमी जिसका मैंडेट आपके पास है, एक आम आदमी जो आपसे सवाल करता है कि मैं कहाँ हूँ, उस आदमी की फलाह के लिए काम करने की ज़रूरत है, जिसकी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमारी तवज्जो मबजूल करवाई। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा मौजूद थी, पाकिस्तान की पहली स्पीकर कौमी असम्बली, पहली खातून स्पीकर और वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता हमारे साथ मौजूद थे। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, इससे आपने क्या अखज़ किया ये आपने खुद डिसाइड करना है। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।